हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी अरोड़ा और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्लास 9th हिस्ट्री कर रहे हैं और क्लास 9th हिस्ट्री का मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुकी हूँ। उसके अंदर हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो यूरोप के अंदर जो सोशलिज्म है उसको डिस्कस करेंगे और रशियन रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ये हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इसका एक पार्ट 1 बन चुका है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो बैक एंड डू वॉच इट। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ये एक उसकी कंटिन्यूएशन में ही है। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं देन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलेंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये यूजफुल है एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी उनके लिए भी एनसीईआरटीज कवर करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटीज प्रोवाइड यू अ बेस टू लर्न फर्दर इन अ बेटर वे। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने जो पिछली क्लास में किया था उसका फटाफट से मैं आपको एक समरी, एक रिकॉल करा देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री में एंड क्लास 9 का। तो चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो यूरोप के अंदर उस समय पर किस तरीके का सोशलिज्म था, एक तो हम इसकी बात करेंगे और हम बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन की कि रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ वो किस प्रकार का था, क्या हुआ, उसको डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ में मीनिंग डिस्कस किया था। मीनिंग के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम सोशलिज्म से क्या समझते हैं। सोशलिज्म का हिंदी में मतलब क्या हो गया, समाजवाद, कि एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन दी सोसाइटी, कोई भी चीज जो कि सोसाइटी में हो रही है उसको हम सोशलिज्म कह रहे हैं। यानी कि चेंज इन सोसाइटी, किसी भी तरीके का परिवर्तन जो कि आपकी समाज में आ रहा है, आपकी सोसाइटी में आ रहा है, उसको हम सोशलिज्म कहते हैं। वैसे इसका एक बहुत वाइडर डोमेन में भी मीनिंग है, लेकिन क्लास 9th के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर सोसाइटी दैट इज सोशलिज्म, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने इसका मीनिंग काफी ग्रेटर डिटेल में डिस्कस किया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो। एंड उसके बाद में लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ रशियन रेवोल्यूशन को डिस्कस किया था। रशियन रेवोल्यूशन का मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी तरीके की क्रांति, किसी भी तरीके का चेंज, जो कि एक रेवोल्यूशन मतलब क्या, एक क्रांतिकारी चेंज, एक बदलाव जो आ रहा है और काफी वाइडर स्केल पे वो जो बदलाव आ रहा है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि रशिया उस समय पर यूएसएसआर था। यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो वो एक सोवियत संगठन था। और यूएसएसआर का मीनिंग मैंने आपके साथ काफी ग्रेटर डिटेल में डिस्कस किया था। ये बताया था कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है। फिर मैंने रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई है उसके बारे में भी बताया था कि अर्लियर यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, तो इसलिए हमें यूएसएसआर समझने में आसानी हुई। ओके, उसके बाद हमारा जैसे चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर उस समय पर किस तरीके की सोसाइटी थी, वहां का क्या सोशल इन्फ्लुएंस रहा है। तो उसको समझने के लिए हमने यूरोप के अंदर हमने पढ़ा कि 3 तरीके के लोग हैं, 3 तरीके की आइडियोलॉजीज वाले लोग हैं। नंबर 1, यूरोप के अंदर 3 तरीके की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। नंबर 1 इज लिबरल्स, नंबर 2 इज रेडिकल्स एंड नंबर 3 इज कंजर्वेटिव्स। तो उसके अंदर मैंने आपको ये तीनों चीजें काफी ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करी थी कि लिबरल्स कौन होते हैं।
लिबरल्स थोड़ा सा फ्रीडम के बारे में बताते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि रेडिकल्स कौन होते हैं। रेडिकल्स के लिए मैंने एग्जांपल दिया था जो कि एक्सट्रीम उसमें काम करते हैं, जिनको हर चीज एकदम इमीडिएटली चाहिए। फिर कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, उनके बारे में काफी ग्रेटर डिटेल में डिस्कस किया था। कैथोलिक्स के बारे में डिस्कस किया था, प्रोटेस्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो वो आपका प्रीवियस वीडियो में काफी ग्रेटर डिटेल में हमने डिस्कस किया, उसको मैं फिर से नहीं बता रही हूं आपको। तो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो इतना समझ में आ जाएगा इसका पार्ट 1। अब क्या करते हैं, अब आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके आगे की चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। So now we are going to talk about industrialization। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है that is इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। यानी कि हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। हम कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो उधर हम क्या सोच के लगाते हैं। मान लो मैंने एक इंडस्ट्री सेटअप करी, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्री मैंने सेटअप करी। मैंने एक लैंड खरीदा, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, उसके ऊपर मतलब मशीन सेटअप करी कि इससे यार्न की वीविंग होगी, यहाँ पे स्पिनिंग होगा, यहाँ पर क्लॉथ को कलर किया जाएगा, डाई किया जाएगा और फिर उससे कपड़ा बन के बाहर आएगा, अच्छा सा फैब्रिक बनेगा। ठीक है, दिस इज हाउ एन इंडस्ट्री वर्क। तो लेकिन उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए होंगे ऑब्वियसली। तो वहां के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आसपास के जितने लोग होंगे। अब इंडस्ट्री मेरी सेटअप हो गई तो वहां पे मुझे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई चाहिए। तो जिनको गाड़ी चलानी आती होगी वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एज अ वर्कर काम कर पाएंगे। जिनको वीविंग आती होगी या स्पिनिंग आती होगी वो एज अ स्किल्ड लेबरर काम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, उस टाइम के यूरोप में, अब इंडिया के केस में भी सेम था और यूरोप में भी वहां पर भी इसी तरीके से होता था। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि उस समय का जो इंडस्ट्रियल था, यानी कि जो उद्योग था हमारा, जो इंडस्ट्रीज थी और साथ ही साथ में सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि इंडस्ट्रीज की वजह से सोसाइटी में यानी कि समाज में क्या चेंज आया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, कि कैसे आपकी जो इंडस्ट्रीज है वो एक समाज के अंदर परिवर्तन लेकर आती हैं। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है कि हमने जगह जगह पर क्या लगा दी, फैक्ट्री सेटअप कर दी, जिससे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से समाज के अंदर चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। क्यों, अगर जगह जगह पर फैक्ट्रीज लग गई, मान लो एक ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाया, एक ने स्टील इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया, या कुछ भी अलग अलग हमने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी, तो वहां के आसपास के लोगों को ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और फिर उससे आगे जो रिटेलर्स होंगे या जो होलसेलर्स होंगे वो उस मटेरियल को आगे सेल भी करेंगे। ठीक है, अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो विमेन, मेन, चिल्ड्रन वर्क्ड इन फैक्ट्रीज। यूरोप के अंदर उस समय पर औरतों ने, आदमियों ने और बच्चों ने सबने मिलकर क्या करना शुरू कर दिया, फैक्ट्रीज के अंदर काम करना शुरू कर दिया। मान लो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल की फैक्ट्री में विमेन भी काम कर रही है, मेन भी काम कर रहे हैं और बच्चे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हुआ, इट ब्रॉट इकोनॉमिक चेंज। ऑब्वियसली जब घर में सब लोग कमा रहे हैं तो पैसा आएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर चेंज आया, यानी कि यूरोप की इकोनॉमी के अंदर अब पैसा सर्कुलेट होने लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोशल चेंज कैसे आता है। यानी कि अगर मैंने फैक्ट्री सेटअप करी तो एम्प्लॉयमेंट मिला तो इकोनॉमी आगे बूस्टअप होगी, हमारी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज होगी। तो इस वजह से हमारा इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस, इंडस्ट्री से हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज आया। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि इंडस्ट्रीज की वजह से कैसे सोशल चेंज आया, तो अब हम आगे देखते हैं। यूरोप के अंदर 1815 में, 1815 के अंदर इन यूरोप, पूरे के पूरे यूरोप में एक रेवोल्यूशन की लेयर
चल चुकी थी, एक क्रांति की लहर चल रही थी। तो क्या हुआ, जैसे कि फ्रांस के अंदर लोगों ने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति आई, वहां के एग्जिस्टिंग मोनार्क को लोगों ने हटा दिया था। तो ऑब्वियसली वहां से और लोगों को भी क्या मिली, मोटिवेशन मिली, प्रेरणा मिली कि चलो हम भी अपनी कंट्री में जो एग्जिस्टिंग मोनार्क है या जो अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम उसे हटा सकते हैं। ठीक है, जो तानाशाह सरकार बन के बैठी है हम उसे हटा सकते हैं। सो 1815 में इन 1815 इन यूरोप, तो यूरोप के अंदर क्या होने लगा, जैसे कि फ्रांस के अंदर हमने देखा था कि रेवोल्यूशन आया था, उन्होंने जार को हटा दिया था। ठीक है, फिर इटली में भी यही शुरू हो गया, इटली के अंदर भी रेवोल्यूशन आना शुरू हो गया। फिर जर्मनी में आपका हिटलर के अगेंस्ट, तो वहां पर भी हो गया। एंड रशिया के अंदर भी होने लगा। सो दे वर्क टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। इन्होंने कोशिश किया कि जो एग्जिस्टिंग मोनार्क है उसको हटाया जाए। सॉरी, शायद मैंने नेम गलत कॉल आउट कर दिया। फ्रांस के अंदर आपका लुइस 16 था एंड रशिया के अंदर आपका जार था। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ा सा गलत बोल दिया, आप इसको करेक्ट कर लेना। फ्रांस के अंदर आपका लुइस 16 था एंड रशिया के अंदर आपका जार निकोलस था। तो इन 1815 इन यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया वर्क टू ओवरथ्रो देयर एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। अब इधर भी किन्होंने काम किया, लिबरल्स, नेशनलिस्ट एंड रैडिकल्स। तो जितने भी लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, रैडिकल्स थे, दे केम फॉरवर्ड टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। यानी कि जितने भी राजा थे, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि लिबरल्स कौन होते हैं, रैडिकल्स कौन होते हैं और नेशनलिस्ट कौन होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि नेशन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, those who have love and respect for the nation are known as nationalist। तो नेशनलिस्ट मतलब वो लोग जो कि नेशन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। लिबरल्स कौन होते हैं, जो देश को हमेशा आजाद देखना चाहते हैं। ठीक है, रैडिकल्स कौन लोग होते हैं, जो हर काम को बड़ी ही फटाफट के साथ, कि मतलब कोई जो वर्क है वो बहुत फास्टली हमारा हो जाए। सो दीज वर द ग्रुप्स हु वर्क टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग मोनार्क्स। फ्रांस के अंदर लुइस 16 थे, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना, एंड रशिया के अंदर आपके जार निकोलस। अब हम बात कर रहे हैं यूरोप की। तो यूरोप के अंदर हम बात करेंगे, जैसे कि चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप, तो हम बात करेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म मतलब समाजवाद, कि किस तरीके से वहां की जो सोसाइटी थी यूरोप के अंदर, उधर ऐसा क्या क्या हुआ या सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए कि आपका यूरोप के अंदर सोशलिज्म फेमस हो गया। ठीक है, तो हम ये सारी चीजों को देखेंगे। So now we are going to start with the coming of socialism in Europe, कि कैसे जो समाजवाद है वो आपका पूरे यूरोप के अंदर फैलता गया। तो सोशलिज्म का, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब बताया था कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर सोसाइटी, कोई भी चीज जो कि आपके समाज से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, वो सोशलिज्म है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो सोशलिज्म शब्द है ना, ये आपके यूरोप में आया कैसे, कहां से इसकी शुरुआत हुई। हम पढ़ रहे हैं सोशलिज्म, लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले भी सोशियोलॉजी को अपना ऑप्शनल पेपर में ले लेते हैं, है कि नहीं। तो सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी फेमस सब्जेक्ट्स, कि सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। मैक्सिमम बच्चे यूपीएससी में उसको ऑप्ट भी करते हैं, क्योंकि मे बी वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है एंड इजी टू स्कोर होता है। ठीक है, तो उस समय पर बात करेंगे हाउ सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड, कि यूरोप के अंदर उस समय की सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड थी। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि जैसे कैसे उसकी लेयर बाय लेयर थी, क्या ऊपर मोनार्क आता था, नीचे कौन कौन से लोग आते थे, बिजनेस क्लास आते थे, वहां पर कैपिटलिज्म फॉलो होता था कि वहां पर सोशलिज्म फॉलो होता था। तो ये सारी बातों के ऊपर अब चर्चा करेंगे कि कैसे सोशलिज्म, समाजवाद आया यूरोप के अंदर। तो इसलिए समझेंगे कि कैसे सोसाइटी उस समय की स्ट्रक्चर्ड
थी या उस समय की सोसाइटी कैसे बनाई गई। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सोशलिस्ट कौन होते हैं। सोशलिस्ट कौन होते हैं? तो सोशलिस्ट वो लोग होते हैं, यानी कि समाजवादी, जो समाज के लिए जो काम करते हैं वो लोग होते हैं हु आर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट, तो आप किसकी बात करोगे बेटा? आप बात करोगे सोसाइटी की। एंड नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी, तो सोसाइटी के अंदर वो लोग जो कि किसके अगेंस्ट है? प्राइवेट प्रॉपर्टी के। जैसे मान लो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है या मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो जो सोशलिस्ट होंगे वो कहेंगे कि किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखनी चाहिए, सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट ओन्ड होनी चाहिए। सारा का सारा प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए? गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। सो जो प्रॉपर्टी है वो सोशल वेलफेयर के काम आ सके, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो समाज सेवा के काम आ सके। तो प्रॉपर्टी किसके लिए काम आनी चाहिए? सोशल वेलफेयर के लिए। समाज सेवा में प्रॉपर्टी काम आनी चाहिए, किसी को भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी चाहिए, ऐसा सोशलिस्ट कहते हैं। दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, कि हमें जगह जगह पर क्या बनाना चाहिए? कोऑपरेटिव सेटअप करने चाहिए, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर सके और वहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी रोल ना हो। ठीक है। फिर सोशलिस्ट वो लोग होते हैं who wanted to replace capitalism और we can say end capitalism। सोशलिस्ट वो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि कैपिटलिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाए। अब कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म ये होता है कि जब सरकार ही नहीं इन्वेस्टमेंट कर रही, लोग अपना पर्सनल खुद का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब किसी ने इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री सेटअप करेगी, वहां के लोग जिनके पास पैसा है वो खुद भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो दैट इज कैपिटलिज्म, जहां पर लोगों के पास खुद के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा बोला जाता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, सिर्फ क्या हो? गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी हो, लोग आपस में कोऑपरेटिव्स बनाए, जगह जगह पर इकट्ठे हुए और आपस में एक दूसरे को पैसे से रिलेटेड मदद करें कोऑपरेटिव्स के थ्रू। और जो सोशलिस्ट है वो लोग हैं जो कि कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से एंड करना चाहते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया। अभी हमने समझा कि सोशलिज्म कैसे यूरोप के अंदर आया या सोशलिस्ट कौन होते हैं। तो हमें उसका एक बेसिक आइडिया हो गया कि वो लोग जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है वो सोशलिस्ट है, और जो कि कैपिटलिज्म को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते। कैपिटलिज्म मतलब कि लोगों के पास खुद की इंडस्ट्रीज ना हो, खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। तो इस चीज को हम समझ चुके हैं पहले। अब हम बात करेंगे दो फेमस लोगों की। ठीक है, अब ये दो फेमस लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स इज वन पर्सन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हु इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। तो हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और अब हम इनको काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इनकी क्या आइडियोलॉजी थी यूरोप के अंदर सोशलिज्म को लेकर, या ये क्या समझते थे, इनके क्या व्यूज थे जो कि यूरोप में फॉलो किए गए, क्या हुआ। तो कार्ल मार्क्स का नाम तो सभी ने सुना होगा, फ्रेडरिक एंगल्स का भी अगर सुना ही होगा, वैसे जिसने नहीं सुना है वो सुन ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर अपने व्यूज दिए हैं। उन्होंने किसके ऊपर अपने व्यूज दिए हैं? ही हैज टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी कि एक ऐसा समाज जहां पर इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज है। तो कार्ल मार्क्स ने उनके बारे में बताया है।
तो इन्होंने बोला, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात की। इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब इन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में बात की है। कार्ल मार्क्स ने किसके बारे में बात की है? कैपिटलिज्म के बारे में बात की है। अब देखते हैं कि इन्होंने बोला क्या। But workers' conditions could not improve as long as the profit is accumulated by private capitalists. कार्ल मार्क्स ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात की है और इन्होंने ये बोला कि जो वर्कर्स की कंडीशंस है वो तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक पैसा किसके हाथ में है? प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में है। तो आप और मैं ये कह रहे हैं कि अगर आप और मैं नहीं कह रहे, कार्ल मार्क्स जी कह रहे हैं कि अगर पैसा या इंडस्ट्रीज सरकार के हाथ में है तो वर्कर्स का भला होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं आपको लिख के भी बताती हूँ। इन्होंने बोला कि वर्कर्स कंडीशन could not improve as long as profit is accumulated by private capitalist. इन्होंने बोला कि वर्कर्स की जो कंडीशन है वो तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक सारा का सारा प्रॉफिट किसके हाथ में होगा? प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में होगा। यानी कि अगर प्राइवेट कैपिटलिस्ट है, बड़े लेवल पे उद्योगपति है, वो सारे के सारे सरकारी नहीं है, खुद के ही हैं, तो लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, वहां के वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी। तो इन शॉर्ट कार्ल मार्क्स इज फेवरिंग व्हाट? कार्ल मार्क्स इज फेवरिंग सोशलिज्म। की क्या होना चाहिए? सोशलिज्म होना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर सारी चीजें देखो, वर्कर्स की कंडीशन तब तक इंप्रूव नहीं होगी जब तक प्रॉफिट क्या है? प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में है। Workers had to overthrow capitalism and the rule of private property. Karl Marx is saying कि जो workers है, workers had to overthrow, क्या हटाना पड़ेगा? Workers had to overthrow capitalism and the rule of प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं उनको कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो कर देना चाहिए। जितने भी वर्कर्स हैं, जो कि कर्मचारी हैं, जो कि इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको कैपिटलिज्म को हटा देना चाहिए और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कानून है इसको भी हटा देना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी गवर्नमेंट ओन्ड, सब कुछ क्या होना चाहिए? सरकारी होना चाहिए। तो जैसे कि आज की डेट में हम बोलते हैं ना कि रेलवेज गवर्नमेंट की है, इनको भी प्राइवेट कर दो, ये भी कर दो। तो कार्ल मार्क्स वाज ऑफ द ओपिनियन कि सारी चीजें गवर्नमेंट की होनी चाहिए। इवन जो घर भी, जिस घर में भी रह रहे हैं, वो सारे घर भी किसके होने चाहिए? सरकार के होने चाहिए। इवन आगे चलकर जब हम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो रशिया के अंदर भी ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिनारियो है इसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। रशिया के अंदर भी एक ऐसा ही सिस्टम फॉलो होता था कि एवरीथिंग वाज गवर्नमेंट ओन, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जो कि बाद में जाके रशिया के अंदर शॉक थेरेपी लेके आता है और वो रशिया के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह रहता है। बट कार्ल मार्क्स का ओपिनियन अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप ये लिखेंगे कि इन्होंने कैपिटलिज्म की बात तो करी है, बट इन्होंने ये बोला कि वर्कर्स की कंडीशंस तब तक नहीं इंप्रूव हो सकती जब तक वो सारा का सारा प्रॉफिट किसके हाथ में है? प्राइवेट कैपिटलिस्ट के हाथ में है। अगर आपको वर्कर्स की कंडीशंस को इंप्रूव करना है तो आप क्या करो? ओवरथ्रो कर दो कैपिटलिज्म को और जो रूल है प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको आप हटा दो, तो वर्कर्स की कंडीशंस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया। अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो
जैसे कि हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने बोला कार्ल मार्क्स इज अ पर्सन हु इज फेवरिंग सोशलिज्म। इन्होंने बोला कि समाजवाद बहुत ही अच्छी चीज है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि इन ऑर्डर टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट, किसको फ्री कराने की बात कर रहे हैं, वर्कर्स को, कि जितने भी वर्कर्स आपके इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सो इन ऑर्डर टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कह रहे जो कैपिटलिस्ट है और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से अगर आपको बचना है, दे हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। एक ऐसा समाज बनाना पड़ेगा, एक ऐसी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी विच इज सोशलिस्ट इन नेचर, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड, जहां पर सारी की सारी प्रॉपर्टी को कौन कंट्रोल करेगा, आपका समाज कंट्रोल करेगा। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स क्या बात कर रहे हैं कि वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। वर्कर्स को किसकी एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, और हमें एक ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए, एक ऐसी रैडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी चाहिए जहां पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी सोशलिस्ट कंट्रोल्ड हो, सोशली कंट्रोल्ड हो। सो दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये एक ऐसा समाज हो जो कि कम्युनिटी बेस्ड हो, कि सारी कम्युनिटी के लोग उस सोसाइटी के अंदर हो। तो ये आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का ओपिनियन है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट होते हैं, देन यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर वीडियोज लाइक दिस। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो यूपीएससी के लिए मैंने बोला था कि हम वीडियोस डालेंगे, तो यस वी आर गोइंग टू पोस्ट वीडियोस फॉर यूपीएससी एज वेल। तो यूपीएससी की वीडियोस भी मैं जल्दी आपको रिकॉर्ड करके, जो सोर्सेस वाला टॉपिक हम कर रहे थे उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगी। धीरे धीरे करके हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इसको पार्ट वाइज देखना, मैं हेडिंग डाल दूंगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इसको आप देखना। एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। कोई भी सजेशंस हो आप सबके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका फीडबैक, आपका सजेशन कि कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।